हेलो दोस्तों, मैं संजय कोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पॉइंट। सो फार वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट पेपर ऑफ आईआईटी एडवांस 2021। तो अभी हमारे सामने अभी सेकंड पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है। चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए एक इक्विलिब्रियम का एक प्रॉब्लम है। इस पर वन देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट डब्ल्यू। एक बीम है, यहाँ पर रॉड है जिसका वेट डब्ल्यू है और जिसका लेंथ एल है। हिंज ऑन अ वर्टिकल वॉल, यहाँ पर एक वॉल है, इसको एक एंड इसका हिंज किया गया है, दूसरा एंड एक स्ट्रिंग से लटका है। एक एंड को इधर मान दिया स्ट्रिंग के, दूसरा एंड को यहाँ पर, और दूसरा एक वेट भी लटका दिया जिसका ब्लॉक है, जिसका वेट है अल्फा इंटू डब्ल्यू, रॉड का वेट डब्ल्यू है, राइट। और हमें ये बोला गया कि ये जो स्ट्रिंग है ये मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकती है, वो है 2√2 इंटू डब्ल्यू। तो हमको कुछ इसके भीतर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो हमें चेक करना है। तो पहला देखिए, तो इसका अगर एफबीडी या फोर्सेस, जो फोर्सेस लग रहे हैं ये अगर चेक करने की कोशिश करते तो क्या होगा, इसमें जो टेंशन होगा उसको हम T1 बोलेंगे, और इस स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो इस अल्फा डब्ल्यू के बराबर ही होगा, और इस टेंशन को T2 बोलूंगा, अल्फा इंटू डब्ल्यू। तो इस T को अगर मैं रिजोल्व करता हूँ तो ये देखिए, ये वाला L है और ये भी L है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। ये जो टेंशन होगा T1/√2, इधर का जो टेंशन होगा वो भी T1/√2। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट के बाद में अगर टॉर्क बैलेंस करता हूँ, बिकॉज ये रोटेट तो नहीं कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट के बाद में टॉर्क अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो वो होगा कुछ समथिंग T1/√2 into L, और ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क होगा इसका, और ये वाले टॉर्क को, इसका जो वेट का जो टॉर्क होगा W/L/2, और प्लस ये जो जो लटका है उन्हें ब्लॉक के वेट का टॉर्क होगा वो कुछ अल्फा W into L। इसमें से अगर L कॉमन निकाल दिया तो कैंसिल आउट करते तो T1/√2 will be something W/2 plus alpha into W। और यहाँ पर एक रिएक्शन भी लगेगा, हमें नहीं पता रिएक्शन एग्जैक्टली किधर लग रहा है, इसलिए इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, Ry एंड Rx। तो अगर मैं वर्टिकल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम अगर लिखता हूँ तो वर्टिकल इसके ऊपर लग रहा है Ry, और एक लग रहा है T1/√2, और नीचे लग रहा है इसका रॉड का खुद का वेट प्लस इसमें का टेंशन यानी अल्फा इंटू डब्ल्यू। अगर T1/√2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो ये T1/√2 की जगह में W/2 प्लस अल्फा ओमेगा, इधर से अल्फा ओमेगा और उधर से अल्फा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका W/2 और इधर बचेगा W। तो Ry की वैल्यू जो होगी वो W/2 के बराबर होगी, और Rx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा देखते हैं। और Ry की वैल्यू आ गई हमको, तो देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। तो यानी Ry की वैल्यू जो है अल्फा के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। Ry की वैल्यू कितनी आ रही है W/2, जो कि अल्फा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा इसमें ऑप्शन जो गिवन है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि Rx एट रिएक्शन एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इज इक्वल 0.5। यदि अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 के बराबर है तो Rx की वैल्यू W के बराबर होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए Rx जो है हमारा, ये Rx जो है, ये जो Rx है इधर का, वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारा T1/√2 के बराबर, T1/√2 के बराबर होना चाहिए। यदि अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो T1/√2 की वैल्यू जो है इधर W/2 और अल्फा की वैल्यू भी 0.5 है, मतलब 1/2, ये 1/2 और 1/2 ये होगा W, ये होगा हमारा W, है ना। T1/√2 की वैल्यू W के बराबर होगा, तो Rx की वैल्यू भी होगी W के बराबर। यानी अल्फा की वैल्यू अगर आपकी 0.5 है तो ये जो हिंज रिएक्शन है Rx, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हिंज रिएक्शन का यहाँ पर वो पॉइंट के पास था, जिसकी वैल्यू W के बराबर होती हुई नजर आ रही है, तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट होगा। द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इज इक्वल 0.5, मतलब T1 की जो वैल्यू है वो होगी 0.5 2W के बराबर होगी। यदि अल्फा की वैल्यू अगर 0.5 है तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है T1 की वैल्यू जो है टेंशन की वैल्यू क्या होगी, T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स W होगा। यदि अगर अल्फा की वैल्यू इसमें हमने ली थी 0.5, अगर यदि अगर 0.5 डालता हूं इसमें तो T1 की वैल्यू शुड बिकम √2 टाइम्स W, बट यहाँ पे बोल रहा है 2W, तो ये गलत है, √2 टाइम होना चाहिए, इसलिए बोल रहा है 2W, तो सी ऑप्शन करेक्ट। और बोल रहा है द रो ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। यदि अगर अल्फा की वैल्यू 1.5 है
तो देखिए T1/√2 इज इक्वल W/2 और इसकी वैल्यू 1.5 मतलब 3/2, 3/2 मतलब ये होगा 2 ओमेगा। और T1 की अगर अल्फा की वैल्यू 1.5 लेता हूँ तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी इसकी, वो आ रही है कुछ 2√2 ओमेगा। एग्जैक्टली अगर अल्फा की वैल्यू अगर आप 1.5 लेते हैं तो इसमें जो टेंशन होगा वो 2√2 W के बराबर है, जो कि इसके ब्रेकिंग टेंशन के बराबर है। अगर अल्फा की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई, 1.5 से ज्यादा हो जाएगी, तो T1 की वैल्यू 2√2 W से भी ज्यादा हो जाएगी और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। तो डी ऑप्शन बोला गया है, द रोप विल ब्रेक इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है। तो इसके ये ऑप्शन, इसका जो है ये ऑप्शन और इस क्वेश्चन में इसका ये ऑप्शन और इसका बी ऑप्शन और इसका डी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राइट, नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर एक सोर्स रखा गया है, एक सोर्स है जो कि साउंड क्या हो रहा है, इधर एक हमारा ओपन ट्यूब है, एक ओपन ट्यूब है और एक एंड क्लोज है और इसकी लेंथ कुछ गिवन होगी। देखिए क्या बोला गया है, a source approaching with speed u, a source approaching with speed u towards the open end of a stationary pipe of length l, इसकी लेंथ कुछ l बोला गया है, is emitting the sound of frequency। ये जो सोर्स है इसकी जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी fs है, the further end of the pipe is closed, ये दूसरा एंड जो पाइप का क्लोज किया गया है, the speed of sound in the air is v एंड f0 इज, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 है, तो इसकी जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे, या तो f0 होंगे, या तो 3f0 होगा, या तो 5f0 होगा, क्योंकि दिस इज क्लोज पाइप। तो इसकी जो हार्मोनिक इसकी जो ओवरटोन्स होंगे वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। f0 ये वाइब्रेट जब भी करेगा या तो f0 से करेगा, या तो 3f0 से करेगा, 5f0 या फिर 7f0, इस तरह से कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स यदि अगर ये जो इस सोर्स से ये जो पाइप जो भी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी यदि इन किसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच होती है तो ये इसके साथ रेजोनेंस में रहेगा। तो यही हमको चेक करना है कि कब रेजोनेंस में रहेगा। तो जब सोर्स अगर इस ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, इधर ऑब्जर्वर मतलब हमारा पाइप है, तो वहां पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, उस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं f मानता हूं तो इट शुड बी इक्वल टू समथिंग fs, इसकी सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स के फ्रेम में, इनटू स्पीड ऑफ साउंड बाय v माइनस u। u इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, इस सोर्स की वेलोसिटी है। तो हमको पहले ऑप्शन में ये वन है कि u की वैल्यू 0.8 v है, तो अगर fs v 0.8 v है तो ये होगा हमारा 0.2 v, है ना, 0.2 v होगा। 0.2 v मतलब क्या होना चाहिए, v कट गया, 0.2 मतलब होगा, 0.2 का मतलब v नॉट में से इसमें क्या v की वैल्यू है v और u की वैल्यू है 0.8 v, यानी 0.2 v बचेगा, v भी गया। तो सोर्स की जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी होगी fh/0.2, fh/0.2 का मतलब 10/2 यानी 5 टाइम्स fs, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 है, fs की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f0 होनी चाहिए, मतलब 5 into f0, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसके थर्ड हार्मोनिक मतलब फिफ्थ हार्मोनिक के साथ कोइंसाइड हो रही है। मतलब जब ये स्पीड से जाएगा सोर्स और fs की वैल्यू f0 के बराबर होगी और f0 इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो पाइप है जो रिसीव करेगा इस सोर्स से आने वाले फ्रीक्वेंसी को, वो फ्रीक्वेंसी कुछ होगी 5f0 और ये 5f0 इसके फिफ्थ हार्मोनिक के बराबर है, यानी सेकंड हार्मोनिक के ओवरटोन के बराबर है। तो इसके साथ ये मैच हो रहा है, इसलिए वो ये रेजोनेंस में आएगा। तो ये ऑप्शन के लिए रेजोनेंस में आएगा। अगर हम बात करते हैं 0.8 वाला, अगर देखते हैं तो 0.8 अगर हम डाल के देखते हैं इसमें, तो समथिंग 2f0 into v, और 0.8 है मतलब नीचे आता है 0.2, तो ये कुछ आता है
20/2 यानी 10 टाइम्स ऑफ एफ नॉट इनटू वी। 10 टाइम्स से तो रेजोनेंस में नहीं रहेगा, ऑड इंटीजर होना चाहिए, 10 है मतलब यहाँ पर रेजोनेंस में नहीं होगा। अगर हम ये लेते हैं 0.8 लेते हैं तो अभी देखते हैं इस केस में क्या होगा। स्पीड है 0.8 यानी ऊपर का जो डिस्टेंस है वो 0.5 एफ नॉट इनटू वी और 0.8 है मतलब 0.2, ये 5/2 जो भी ये भी 5/2 है, ये फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन है तो इसके किसी फ्रीक्वेंसी के साथ किसी भी हार्मोनिक या फिर ओवरटोन के साथ मैच नहीं होगी, तो ये वाला भी इस केस में भी रेजोनेंस नहीं होगा। आखिरी वाला जो केस है वो देखते हैं। 0.5 वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी 1.5। 0.5 मतलब ऊपर है 1.5 एफ नॉट इनटू वी और नीचे क्या है 0.5 मतलब 0.5 इनटू वी, वी कट गया तो 3 इनटू एफ नॉट आता है। मतलब इस केस में इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसके द्वारा जो सुनी जा रही है वो है कुछ 3 एफ नॉट जो इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है यानी थर्ड हार्मोनिक के बराबर है। तो कि ये तीसरे इस केस में जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है इसके किसी एक मोड की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो ये फिर से रेजोनेंस में आएगा। तो ए और डी इसके करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्टिक्स से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में एक प्रिज्म गिवन है और फॉर अ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री वाला एक प्रिज्म दिया है, इसमें लेकिन दो पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इधर वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है। तो इधर वाला जो शुरुआत में क्या बोला है कि ये आई एंगल इज चूजन सच दैट व्हेन n1 and n2 आर इक्वल देन आई इज चूजन सच दैट कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। तो ये n1 और n2 इक्वल है तो इसको एक ही प्रिज्म मान सकते हैं। और आई हमारा क्या है, ऐसा इंसिडेंट एंगल है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होगा तो ये जो अंदर वाली जो रिफ्रैक्टेड रे इसको पैरेलल होगी और ये इमर्जेंट एंगल भी तब ये ई की वैल्यू भी आई के बराबर होगी। और ये आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब हम निकाल सकते हैं आर, यहाँ का ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला और ये वाला सेम होगा, मतलब ये 2r किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा 2r a के बराबर होता है यानी 60 डिग्री के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज r की वैल्यू 30 डिग्री। और स्नेल्स लॉ लगा के i या e की निकालने की अगर मैं कोशिश करता हूं तो sin i by sin r की वैल्यू जो होनी चाहिए n1 यानी 3/2 के बराबर होगी। तो इसमें से r की वैल्यू अगर ये करता हूं और 30 डिग्री डालता हूं तो sin i कम्स टू बी समथिंग 3/4 और इससे cos i की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो इट्स कम्स टू बी समथिंग √7/4 कम्स टू बी समथिंग √7/4। तो देखिए अभी दूसरा क्या बोला गया है कि ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। फिर थोड़ी देर में ये n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू में n2 की वैल्यू स्लाइटली बड़ी है और n2 की वैल्यू जो है n1 की वैल्यू है समथिंग n और n2 की वैल्यू जो है समथिंग n प्लस डेल्टा n काफी छोटा है। तो अभी देखिए फिर से ये एंगल तो हमने अभी निकाल ही लिया, i = sin इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये r तो वही होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है 3/2 यानी 1.5 और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलरली जा रहा है तो कोई डेविएशन नहीं होगा। ये सीधा सीधा पहले जैसे जिस तरह से इंसिडेंट हो रहा था, ये जब दोनों इक्वल थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, अभी अलग अलग होने के बावजूद भी इस आर में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो फिर से लेकिन यहाँ पर अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने की वजह से ए के रिस्पेक्ट में ये वाला जो एंगल है अभी वो समथिंग ई के बजाय ई प्लस समथिंग डेल्टा ई होता है। तो फिर से यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो इट शुड बी समथिंग sin r by sin of e plus delta e, but you can take I and e are both equal to sin e you can take 3/4 only, so it should be equal to sin r by e incident angle है हमारा, ये refracted angle है तो sin r by sin of e plus delta e should be equal to 1 by mu। mu कितना है इसका n plus delta n। तो sin r की वैल्यू तो हमें पता है, sin r की वैल्यू 30 डिग्री है तो sin r की वैल्यू 1/2 होगी। तो ये हमारा 1/2 sin of e plus delta e equal 1 by n plus delta n। तो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको अगर मैं 2 into sin a e cos del, ये डेल्टा n बहुत छोटा है तो डेल्टा e भी बहुत छोटा है तो cos डेल्टा e की वैल्यू वही होगी प्लस अगेन 2 cos e होगी cos e और sin of डेल्टा e, डेल्टा e बहुत छोटा है तो इसको हम डेल्टा e बोल सकते हैं। इट शुड बी इक्वल टू n into डेल्टा n। अगर इसमें sin e की वैल्यू हमारे पास पता है, sin e की वैल्यू 3/4, cos e की वैल्यू
ये भी cos की भी होगी वैल्यू √7/4 एवरीथिंग इफ यू पुट इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो फाइनली आई थिंक डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो समथिंग आती है सो 2 into डेल्टा एन बाय √7 के आसपास है। तो इसमें से एक बात समझ में आ रही कि ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा ई जो है हमारा डेल्टा एन को प्रोपोर्शनल है। तो इसके जो बी ऑप्शन है डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन बोल रहा है। डेल्टा ई देखो इससे छोटा नजर आ रहा है, डेल्टा एन से डेल्टा ई की वैल्यू छोटी, क्योंकि 2/√7 1 से कम है, इसका मतलब डेल्टा ई डेल्टा एन से छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं डेल्टा ई इज ग्रेटर हो रहा है, ये वाला गलत ऑप्शन नजर आ रहा है। और बोल रहा है कि इसका जो नेक्स्ट दूसरे दो ऑप्शन है डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियंस इफ डेल्टा एन इक्वल 2.8 into 10⁻³ होता है। तो यहाँ से हम निकाल के देख सकते हैं डेल्टा ई की वैल्यू 2/√7 into डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है 2.8 into 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू बी 2 point something आता है, 2 point something मतलब 2.0 और 2.0 और 3 के बीच में आता है, दैट मींस सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सी करेक्ट है तो डी करेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके कुल मिला के बी और सी ऑप्शन करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, ये डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं इधर S इज इक्वल d बार क्रॉस b बार वैल्यू जनरली इसको पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है, लेकिन हमें E इज इक्वल पता है समथिंग b into b के बराबर का है ना। तो S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, S की वैल्यू जो होनी चाहिए समथिंग b into b²/μ0, और हमको पता होना चाहिए b²/μ0 मतलब एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड में। तो S b मतलब मीटर पर सेकंड, और ये एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं इसको एनर्जी पर सेकंड मतलब पावर हो गया, और ये नीचे आएगा तो मीटर स्क्वायर हो गया, पावर बाय मीटर स्क्वायर मतलब पावर बाय एरिया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, इसको पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये एरिया का स्क्वायर, सॉरी पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर बाय टाइम, और ये मीटर का स्क्वायर, ये मीटर गया तो मतलब f बाय टाइम इनटू मीटर मतलब लेंथ, f बाय टाइम इनटू लेंथ, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राइट, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी कुछ आसान सवाल है, मोमेंटम आपको लगाना पड़ेगा इसमें। और हैवी न्यूक्लियस, इसमें काफी हैवी न्यूक्लियस है N नाम का, वो दो डॉटर न्यूक्लियस P और Q में स्प्लिट अप हो जाता है, और इनिशियली रेस्ट में ऐसा मान देते हैं, और P and Q आर द टू लाइटर न्यूक्लियस, लेट डेल इज इक्वल, डेल जो है इसका मास mp है, इसका मास mq है, और इसका मास mn, और डेल का मतलब है mn माइनस mp माइनस mq, और इसका मतलब क्लियर कट है कि ये दोनों का मास ये है और इसका ये अकेले का मास है, तो ये मास डिफेक्ट है, और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कुछ मास डिफेक्ट इनटू c² के बराबर होती है। तो इधर इस प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में, वो होनी चाहिए कुछ डेल्टा का मतलब डेल है इनटू c² के बराबर होनी चाहिए, एंड दिस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ P and Q, और इसने बोला है कि EP और EQ इसके काइनेटिक एनर्जीज है, EP और EQ इसके इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी, EP प्लस EQ शुड बी इक्वल टू डेल इनटू c² होना चाहिए। सही बात है, ये टोटल एनर्जी है। और बोला गया कि इन दोनों की वेलोसिटीज है Vp और Vq, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो इन दोनों का भी मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, मतलब mp Vp मस्ट इक्वल टू और mp into Vq, ऐसा कुछ हमको गिवन है। तो if c is the speed of light, तो कुछ स्टेटमेंट्स नीचे गिवन है, तो उसको हमको देखना है। तो पहला
पहला स्टेटमेंट है कुछ EP प्लस EQ इज इक्वल सी स्क्वायर डेल, यहाँ पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पर EP प्लस EQ सी स्क्वायर डेल करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट है इसका, EP की वैल्यू निकालनी है। What can we do is EP is equal energy is equal to what can we write? Energy can be written as momentum तो दोनों का इक्वल और अपोजिट होगा, दोनों का मोमेंटम, एक का मोमेंटम p स्क्वायर बाय ट्वाइस mp और EQ की वैल्यू होगी p स्क्वायर बाय 2mq। तो इसमें से EP बाय EQ का जो रेशियो है वो कुछ आना चाहिए mq बाय mp के बराबर है, और EP प्लस EQ की वैल्यू है कुछ c स्क्वायर है। तो इसमें हमको EP की वैल्यू चाहिए, तो EQ को हम रिप्लेस कर सकते हैं समथिंग लाइक EQ इज इक्वल mp बाय mq इनटू EP। इस EQ की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अगर EP के लिए सॉल्व कर सकता हूँ मैं, तो EP की वैल्यू कम्स टू बी लाइक mp बाय समथिंग mp प्लस mq इनटू c स्क्वायर इनटू डेल। तो इसका थर्ड और सेकंड ऑप्शन भी, इसका सेकंड ऑप्शन इधर mq आता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो अभी तक हमको क्या क्या पता चला, EP प्लस EQ जो है c स्क्वायर डेल के बराबर होगा, और मोमेंटम को कन्वर्ट करेंगे तो mp इंटू vp शुड बी इक्वल टू mq इंटू vq। तो इसमें से अगर हम vp बाय vq ले लेते हैं तो ये कुछ आता है mq बाय mp, जो कि फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन है, ये जो है सी ऑप्शन है, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट बता रहा है। और दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन है जो कि ये भी करेक्ट आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन को अगर हम चेक करने जा रहे हैं तो EP प्लस EQ शुड बी इक्वल टू c स्क्वायर, लेकिन EP का मतलब होना चाहिए मोमेंटम बाय p स्क्वायर बाय ट्वाइस 2mp, और EQ का भी मतलब होना चाहिए p स्क्वायर बाय 2mp। तो इसमें से EP बाय या EQ बाय EP की वैल्यू जो होगी वो होगी कुछ mp बाय mq। तो EQ की वैल्यू, EP को ऐसे रखते हैं, और EQ की वैल्यू होगी mp बाय mq इनटू EP should be equal to c square into q। तो EP की वैल्यू आनी चाहिए समथिंग c स्क्वायर q into mq, c स्क्वायर डेल, ये c स्क्वायर डेल है into mq बाय mq प्लस mp। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन हमको बोला जा रहा है c स्क्वायर डेल mp बाय mp प्लस mq, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। The magnitude of momentum is clear, mp by mq, EQ की वैल्यू है इधर से EQ by EP, और ये क्या आएगा हमारा EP, हाँ mp by mq, EQ की वैल्यू mp by mq हमने यहाँ पर डाली, और हमने EQ को इधर किया तो इधर mq आ रहा है, और इधर mp बोला है ना, लेकिन हमारे पे mq आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर mp दिए हुए हैं लेकिन हमें आ रहा है mq, तो बी ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं अभी तीसरा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स चेक फॉर लास्ट ऑप्शन डी, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर p एज वेल एज q इज, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जनरली मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m, किसी का भी एक मैग्नीट्यूड ले लो, mp का ले लेते हैं, तो mp, या फिर देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी EP निकाल चुके हैं, तो mp इंटू EP होना चाहिए, mp इंटू EP होना चाहिए। तो मोमेंटम शुड बी इक्वल टू ट्वाइस mp, और EP की वैल्यू क्या है इधर c स्क्वायर डेल, यानी mq बाय mp प्लस mq इंटू c स्क्वायर इंटू डेल, और ये होता है म्यू। इसको इसमें अगर म्यू बोला है तो p की वैल्यू होनी चाहिए 2 म्यू c स्क्वायर इंटू डेल, जो कि ऑप्शन से मैच होता हुआ नजर आ रहा है। p c स्क्वायर बाहर है तो c 2 म्यू d के डेल के बराबर है, ये इसका p ऑप्शन भी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन से करने के बजाय हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोच के करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर किसी करंट कैरिंग लूप के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऐसा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से एक का रेडियस r है, दूसरे का 2r है। इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2, और I2 की वैल्यू ग्रेटर देन 2I1 है। तो I1 क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, I2 क्लॉकवाइज है। तो B ऑफ x, ये xy प्लेन में रखेंगे, और B ऑफ x, y इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी x, y पॉइंट्स। तो ऐसा बोला है कि B of x, y is perpendicular to the xy plane at any point। देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर जो जा रहा है, अंदर वाला जो लूप है, इसमें करंट अगर ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए, इसकी वजह से इनवर्ड होना चाहिए। लेकिन मतलब या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, तो रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ये ऑप्शन इसका मुझे लगता है करेक्ट होना चाहिए। और दूसरा, ये ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा हम गेस करेंगे। ये जो r के ऊपर ही डिपेंड हो रहा है, रेडियली सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड r के ऊपर ही डिपेंड होता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। आई डोंट थिंक सी इट शुड बी करेक्ट और रॉन्ग। ये तो तभी पता चलेगा जब ये प्योरली हम कैलकुलेट कर पाएंगे तब। तो हमको नहीं पता कि डिनोमिनेटर में डिपेंड्स ऑन x एंड y ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस। अच्छा, ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस मतलब x और y के ऊपर इंडिपेंडेंटली डिपेंड नहीं होगा, r के थ्रू, इसी रिलेशन के थ्रू डिपेंड होना चाहिए। मुझे लगता है ये करेक्ट होना चाहिए। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है, b bar of x, y is non-zero at all points where r is less than r। मतलब अंदर वाले भी कोई भी पॉइंट के पास, यहां से लेकर यहां तक का कोई भी पॉइंट है, यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉन जीरो होना चाहिए। जरा देखते हैं, ये वाला सेंटर के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो अंदर वाले की वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड μ0 I1 by 2r, मतलब 4r होगा इसका, सॉरी 2r। और बाहर वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 I2 या I2, और इसका रेडियस है 2r, 2 ऑफ रेडियस मतलब 4r होगा। लेकिन I2 की वैल्यू 2I1 से बड़ी है, तो ये इससे ये बड़ा होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इसका बाहर होगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर होगा सेंटर के पास। और इस वायर के करीब करीब जाते जाएंगे तो ये इनर वायर की, इनर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके विसिनिटी टू द वायर, लूप के पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और काफी ज्यादा होगा सेंटर के कंपैरिजन में। इसका मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इधर आते आते मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब यकीनन अंदर किसी ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता होगा। तो मुझे लगता है कि सी ऑप्शन नॉन जीरो बोल रहा है, ये गलत होना चाहिए। और डी ऑप्शन है, बी बार ऑफ एक्स वाई पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड, हर जगह पे नॉर्मली आउटवर्ड होना चाहिए। ऐसा पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे नहीं लगता कि हर पॉइंट के पास, मतलब यहाँ पे देखो इनवर्ड है, फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ये बड़े वाले लूप की वजह से, आउटर वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसकी वजह से मान भी लेते हैं आउटवर्ड है, लेकिन इसके करीब करीब जाते जाएंगे तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, मेरे ख्याल से बहुत हेवी होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होने के भी चांसेस है इसमें। तो चौथा वाला ऑप्शन भी मुझे नहीं लगता कि करेक्ट होना चाहिए। तो इसके फाइनली ए और बी, ये दो ऑप्शन हम करेक्ट मानकर चलते हैं। इसमें अगर आप सेक्शन 2 पर जाते हैं तो सेक्शन 2 में कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले पैसेज क्वेश्चन है। तो एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल है इधर, फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम ऑफ सीसी। इसमें जो पानी है उसकी जो डेंसिटी 1 ग्राम ऑफ सीसी, कैरीज एन इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब भी है इसके अंदर, आप देख सकते हो इधर। और टेस्ट ट्यूब का मास जो है वो है कुछ 5 ग्राम, एंड इट इज मेड अप ऑफ थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सीसी। पानी की डेंसिटी को मैं रो मानता हूँ, वो है कुछ 1 ग्राम पर सीसी, और इस ग्लास की जो डेंसिटी उसको सिग्मा मानता हूँ, उसकी है 2.5 ग्राम पर सीसी। इनिशियली द बॉटल इज सील्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ये जो बॉटल है
ये जो बॉटल है इसके अंदर जो गैस ट्रैप हुई है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास है। तो initially the bottle is sealed at atmospheric pressure P naught is equal to 10 power 5 Pascal, so that the volume of the trap air, इसके अंदर जो ट्रैप एयर है, इसके अंदर जो ट्रैप एयर है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है समथिंग V naught is equal to 3.33 cc और अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है समथिंग 10 power 5 पास्कल। अभी क्या बोला जा रहा है कि इसको ना इस ट्यूब को इसमें डाल दिया, स्क्वीज कर दिया इसके ऊपर से। It is so formed that the test tube begins to sink। तो क्या होगा, इसको स्क्वीज करने के बाद इसके अंदर पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो इसका और बोला गया कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है ताकि आप बॉयज का लगा सको। ये पानी अंदर घुसेगा तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो एक क्या बोला गया है कि इट इज फाउंड दैट द टेस्ट ट्यूब बिगिंस टू सिंक एट अ प्रेशर, जब भी इसके अंदर का प्रेशर, ट्यूब के अंदर का प्रेशर, ये जब थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होगा, इधर गैस भर गई होगी, देखो यहाँ पे इसके अंदर का प्रेशर जैसे P नॉट प्लस डेल्टा P हो गया होगा तब ये सिंक होना चालू कर दिया। तो हमको एट दिस प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप एयर इज V नॉट, मतलब इसके अंदर की जो एयर है उसका जो वॉल्यूम है V नॉट माइनस डेल्टा V, और डेल्टा V को x माना गया और डेल्टा P को y into 10 power 3 माना गया, तो इसमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है हमको। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला वाला जो हम इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं फोर्स ऑफ बायनेंसी। अब इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर? टेस्ट ट्यूब का मास अगर mg है वो नीचे लगता होगा, टेस्ट ट्यूब का मास जो है वो नीचे लगता होगा और उसे हम mg बोलेंगे। हमने कैलकुलेशन किया है इसलिए तो देखिए तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कितना, जो अंदर कितना वॉल्यूम, यहाँ पे तो पानी इंटर हो चुका तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया लिक्विड का, वो हो गया देखिए V नॉट माइनस डेल्टा V वॉल्यूम है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स ऑफ बायनेंसी लगेगा, रो इनटू G इनटू, और ये थिक है, ये ग्लास का टेस्ट ट्यूब ये थिक है, इसका थिकनेस, उसका खुद का जो थिकनेस है इसकी वजह से भी कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, उसका वॉल्यूम जो होगा बॉडी का m उसका मास गिवन है और सिग्मा उसकी डेंसिटी है, तो ये उसका वॉल्यूम है इनटू रो इनटू G, ये उसका ये थिक ग्लास की वजह से फोर्स ऑफ बायनेंसी, और ये अंदर ट्रैप एयर का जो वॉल्यूम है इसकी वजह से फोर्स ऑफ बायनेंसी। एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो कि mg के बराबर होना चाहिए, और एयर का मास हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो इसमें सब कुछ तो गिवन है, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो V नॉट माइनस डेल्टा V की जो वैल्यू आती है वो कुछ 3 cc आती है, और आप इससे डेल्टा V की वैल्यू निकालोगे, V नॉट की वैल्यू 3.3 दे तो डेल्टा V की वैल्यू 0.3 cc आती है, 0.3 cc आती है, राइट। तो इसमें डेल्टा V मतलब x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो 0.3 cc होनी चाहिए। रही बात डेल्टा P ढूंढनी थी, तो हम अगर यहाँ पर अगर बॉयल्स लॉ लगाते हैं, शुरुआत में प्रेशर है P नॉट, वॉल्यूम है V नॉट, बाद में प्रेशर हो गया P प्लस P नॉट प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V नॉट, डेल्टा V नॉट माइनस डेल्टा V, और V नॉट माइनस डेल्टा V की वैल्यू है 3 और शुरुआत का वॉल्यूम था 3.3, तो ये P नॉट की वैल्यू है 10 पावर 5 और ये 3.3 और ये P नॉट प्लस डेल्टा P और ये है 3, तो ये 3 मतलब ये 1.1, सो P नॉट प्लस डेल्टा P की वैल्यू आ रही है लगभग 10 पावर 5 into 1 plus 1 1.1, so this should be equal to P नॉट प्लस डेल्टा P, इसे हम लिख सकते हैं 10 पावर 5 प्लस 0.1 into 10 पावर 5 है, इसको स्प्लिट अप करके लिखता हूँ, तो P नॉट और ये दोनों इक्वल है, तो डेल्टा P की वैल्यू कुछ आ रही है, डेल्टा P की जो वैल्यू कुछ आती है समथिंग 0.1 into 10 पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 into 10 पावर 4 यानी 10 into 10 पावर क्यूब लिख सकते हैं, तो डेल्टा P को उसमें लिखा है y into 10 क्यूब यानी y की वैल्यू 10 के आसपास होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 0.3 के आसपास और y की वैल्यू 10 के आसपास होनी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अभी वो है
बेस्ड क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से क्वेश्चन है वो। A pendulum consists of a bob of mass m is equal to 0.1 kg and massless inextensible string of length 1 मीटर। एक पेंडुलम बॉब है और यहाँ पर रखा गया, ये जो लेंथ है कुछ हॉरिजॉन्टल पे है, इसकी लेंथ है 1 मीटर और क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल द बॉब पेंडुलम लाइंग ऑन द फ्लोर वर्टिकली बिलो द सस्पेंशन। और ये जो हाइट है वो है कुछ पॉइंट है, इसका मतलब है लेंथ से कम हाइट है यहाँ पे सस्पेंड, मतलब ये थोड़ी सी लूज होगी इसमें। ओके, कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल इंपल्स p = 0.2, इसको एक इंपल्स मिला है यानी लीनियर मोमेंटम मिला है, इसको कितना मिला है 0.2 और मास कितना है इसका 0.1, तो 0.2 by 0.1 मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड। 0.2 = v, नीचे है 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी मिली है। और आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, तो यहाँ आने के बाद स्ट्रिंग कहीं ना कहीं ऐसे टाइट हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी स्ट्रिंग। यहाँ आने के बाद स्ट्रिंग की वेलोसिटी समथिंग v' मानते हैं, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो तब 1 मीटर होगी, 1 मीटर होगी एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर। द मैग्नीट्यूड एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम है और ये काइनेटिक एनर्जी जस्ट, तो हमको j और k की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखिए एंगुलर, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे जब तक ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है mg और n तो बैलेंस हो रहे हैं। व्हेनेवर शुरुआत में तो रस्सी स्ट्रिंग लूज कर रही है तो टेंशन तो नहीं लग रहा है, और लग भी जाए टेंशन तो टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होती है, तो ये वाले पॉइंट क्या होते हैं, कोई भी किसी भी तरह का टॉर्क नहीं करता है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत में जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 0.9 इंटू इसका जो लीनियर मोमेंटम था वो 0.2 था, और अंत में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा m कितना है इसका 0.1 इंटू इसकी वेलोसिटी होगी v' और लेंथ होगा 1 मीटर, तो ये 1 गया, तो v' शुड बी इक्वल टू 1.8, इसकी जो वेलोसिटी यहाँ आने के बाद होगी वो 1.8 मीटर पर सेकंड थी। तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो चाहे यहाँ पे जो होगा यहाँ पर भी वही होगा, तो आई थिंक इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये 0.2 into 98 यानी 0.18 यूनिट, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा 0.18 होगा। अब इस रही बात इसकी काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v' का स्क्वायर। यहाँ पर m की वैल्यू अगर हम 0.1 डालते हैं, v' की वैल्यू 1.8 डाल के इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से नियरली इट कम्स अबाउट टू बी 0.16 जूल्स। सो इस तरह से नंबर 10 का क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। तो भी आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है इसमें in a circuit a metal filament lamp is connected in a series with a capacitor of capacitance C microfarad across a 200 volt and 50 hertz supply. The power consumed by the lamp is 500 watt while the voltage drop across it is 100 watt, 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS values of the voltage, the magnitude of the phase angle between the current and the supply voltage phi। अगर आपको pi into √3 की वैल्यू लेना है तो pi ले सकते हैं। तो ये फिलामेंट है और वो इसको हम एक रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट कर सकते हैं फिलामेंट से, तो ये सिंपली रेजिस्टेंस कैपेसिटर एसी सर्किट है। तो हम इसका अगर फेजर डायग्राम देखते हैं तो इसमें वोल्टेज जो कैपेसिटर है उसमें लैग करता है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है, तो टोटल वोल्टेज कुछ आपका इधर होगा और करंट आपका इधर होगा, इनके बीच में फेज एंगल फाई है। तो क्लियरली यहाँ पर फेज एंगल जो होगा ये टोटल वोल्टेज होगी, V0 की वैल्यू हमको गिवन है समथिंग 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज है कुछ 100, ये 100 है और ये V0, तो इसमें से cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए VR/V0, ये कुछ आएगी 100/200 यानी cos phi की वैल्यू आ रही है कुछ 1/2 यानी phi की वैल्यू होगी हमारी 60 डिग्री। तो ये जो द वैल्यू ऑफ द फेज इज मेरे ख्याल से 60 डिग्री आनी चाहिए, यानी π/3। द वैल्यू ऑफ c चाहिए अभी, है ना, हमको अभी चाहिए c की वैल्यू, मतलब
इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। इसमें बोला गया है कि इसमें जो पावर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर तो पावर से रेजिस्टेंस ही कंज्यूम करेगा, तो पावर का जो फार्मूला रहता है वो P शुड बी इक्वल टू समथिंग वी कैन राइट V नॉट का V का स्क्वायर या V नॉट स्क्वायर बाय व्हाट वी राइट, व्हाट कैन वी राइट, देखिए पावर यानी क्या होगा, I इंटू वी इंटू कॉस आई का मतलब होगा V नॉट बाय Z इंटू वी नॉट, और एक वी नॉट मतलब वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस, ये होना चाहिए पावर। और पावर की वैल्यू कितनी मिली हमको, पावर की वैल्यू हमको मिल रही है कुछ 500, और वी नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है, नीचे Z है, कॉस फाई की वैल्यू 1/2, इधर 2 आएगा। और करंट कितना है इसमें, वोल्टेज ड्रॉप कितना है रेजिस्टेंस में, वो है कुछ 100, it should be equal to current into resistance, but it should be equal to 100 into I naught का मतलब होगा V naught by Z into R। अगर हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं इसको और इसको, तो it comes to be something 500 by 100 V naught the square by 2Z into Z by V naught R। एक V naught गया, Z गया, इधर क्या बचेगा, 0 0, तो ये होगा R की वैल्यू V नॉट बच रहा है, V नॉट का मतलब तो है 200, और ये 5 2 और 5 2 10 हो जाएंगे, 0 0, तो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 20 ओम, रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 20 ओम। अभी हमको देखना होगा C निकालना है हमको, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वोल्टेज या फिर करंट, अगर हम करंट की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें से करंट भी आ जाता है, करंट शुड बी इक्वल टू समथिंग V नॉट 100 by R, R is 20, so this should be equal to 5 ampere should be the current, और current should be equal to V नॉट by under root of x c का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड x c का मतलब होगा 1/c ओमेगा, हमारे पास ओमेगा है, c है, मतलब ओमेगा को हम लिख सकते हैं c into 2 pi न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, हमारे पास इसमें xc में c 2 pi न्यू डालेंगे, r की वैल्यू भी है, r की वैल्यू है, सब कुछ यहाँ पर डालते हैं, तो आई थिंक c जो आता है समथिंग 100 के आसपास आता है, 100 माइक्रोफैरड आता है, 100 माइक्रोफैरड के आसपास आता है। तो इसके दो करेक्ट ऑप्शन है, पहला होगा 100 माइक्रोफैरड और दूसरा होगा pi/3 यानी 60 डिग्री का फेज एंगल होना चाहिए करंट और वोल्टेज के बीच में। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने से पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की एक इजी सा सवाल है, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है सेक्शन 3, इसमें पैराग्राफ ये मैंने काफी लंबा चौड़ा लिखा है, देखिए A special metal S conducts electricity, यहाँ पर एक मेटल है conduct electricity without any resistance, मतलब सुपर कंडक्टर टाइप है, a closed wire loop of made up of S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux। इसमें पहले जीरो फ्लक्स है, कोई करंट नहीं जा रहा है, कोई फ्लक्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई और भी किसी भी फ्लक्स जनरेटिंग सोर्स को हमने इसके बाजू में लाया, तो किसी भी तरह का फ्लक्स अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर है, हाईली करंट, इसमें करंट की कोई सीमा नहीं, तो ये इट कैन प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ फ्लक्स टू कैंसिल आउट द व्हाट एक्सटर्नल फ्लक्स, द इंड्यूस करंट, और इसके अंदर कैंसिल आउट करने के लिए, एक्सटर्नल फ्लक्स को कैंसिल आउट करने के लिए जो करंट आया इसके अंदर, और वो कंटिन्यू करेगा, वो रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज इसको कोई अपना खुद का रेजिस्टेंस नहीं है। This current gives rise to a magnetic moment, ये इसको मैग्नेटिक मोमेंट देता है, which in turn repels the source of magnetic field, और वो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगा। Consider such loop of radius A, ऐसा लूप है जिसका रेडियस A है, with its center at the origin, magnetic dipole of momentum is brought, इसके बाजू में एक डाइपोल लगाया गया है जिसका डाइपोल मोमेंट है m is brought along the axis of the loop from the infinity to a point r distance, r की वैल्यू काफी बड़ी है a के कंपैरिजन में,
so that you can take suitable approximations, right? और नॉर्थ पोल इसका इसकी तरफ जा रहा है, फेस कर रहा है। हाँ, और बोला गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्म में होना चाहिए, μ0m/2 pi r, क्योंकि हमको पता ही है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, ये भी एक डाइपोल जैसा ट्रीट होगा क्योंकि इसके अंदर से फ्लक्स निकल रहा है, करंट आती है, मैग्नेटिक फील्ड करंट मैग्नेटिक डाइपोल जैसा व्यू करेगा, फोर्स इस फॉर्म में होगा, इन दोनों पोल्स के बीच में, डाइपोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स इस फॉर्म में होगा। तो where k is the appropriate dimension, the direction of this force is along the line joining the two dipoles। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, तो ये पहले देख लेते हैं, when the dipole is placed at a distance, ये डाइपोल को यहां से r दूरी पे रखा गया, the current induced in the loop will be proportional to, इसमें इसके अंदर आने वाला करंट कैसा होना चाहिए, इसके मान ली इसके अंदर मान लो करंट आ रहा है I करंट अगर आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर आई करंट आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कोई फार्मूला हमको गिवन है, हाँ, इसका जो फ्लक्स इसके अंदर जो भी घुस रहा है उतना ही फ्लक्स इसका भी खुद का भी होना चाहिए, इसका खुद का फ्लक्स कितना होगा, इसके अंदर मान लो मैग्नेटिक फील्ड आया B और उसका एरिया है पाई स्क्वायर, B कितना होगा उसका खुद का μ0I into pi a square, उसका μ0I by 2 ये रहता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है into एरिया, ये इसका मैग्नेट, ये तो फ्लक्स हो गया, और ये फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, this should be equal to what, flux due to this, इसकी वजह से कितना डाइपोल, इसके अंदर कितना ये ऐसे इतना फ्लक्स जनरेट करेगा, इसमें मान लो ये जैसे डाइपोल मोमेंट को इसके एक्सिस पे लाया तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा है, और इंड्यूस करंट की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा μ0I/2a इनटू ये तो हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, और इसका खुद का एरिया है पाई a, और ये बहुत छोटा है तो वी कैन डू दिस पाई स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू इसके फ्लक्स के बराबर होना, क्योंकि इसके अपने अंदर से किसी भी तरह का कोई फ्लक्स एंटर होने नहीं होता, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पे उसने दिया है कि इसका डाइपोल इंटीग्रल है, तो ये इसका जो डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए μ0m/2 pi r3, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसका एरिया हो गया पाई स्क्वायर। तो इसमें से हमको एक बात समझ में आ रही है, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, इसके अंदर जो जनरेट होने वाला जो करंट है वो कैसे डिपेंड होगा, देखो इधर तो ए दोनों भी कांस्टेंट है, m इधर क्या है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो I जो है m/r³ को प्रोपोर्शनल होगा, m/r³ को प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसका ये ऑप्शन करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और I into pi स्क्वायर, I मतलब इसमें से जाने वाला करंट, और pi स्क्वायर मतलब इसका एरिया, तो m डैश इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा I into pi स्क्वायर, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा m डैश वो समथिंग कौन से फॉर्म में होगा, समथिंग पूरा का पूरा कांस्टेंट मान लेता हूं, तो m/r³ इस फॉर्म में होगा, m/r³ इस फॉर्म में इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट तो m है। अभी इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये दो डाइपोल्स के बीच में लगने वाला, इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, फोर्स इज इक्वल टू m1m2/r², इसका m1 क्या है, इसका m है, समथिंग प्रोपोर्शनलिटी ले रहा हूं, इसका m है, और इसका इसको k डैश लेता हूं, हाँ इसका m क्या है, k डैश है, मतलब ओवरऑल एक कांस्टेंट ये c बोलता हूं, ये भी m आएगा, बाय नीचे r⁴ है और ये r⁴ है, यानी r⁴ होगा, तो फोर्स जो होगा c into m²/r⁴ है, तो ये इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स इस फॉर्म में होगा m²/r⁴। तो हमको चाहिए इसको ना, ये डाइपोल को इंफिनिटी से इसके यहाँ से r दूरी पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क जो होगा वो इस फॉर्म में होगा f into dr, इंफिनिटी से लेके r, f का मतलब है 1/r⁴, इसका जो इंटीग्रेशन होता है r⁴ का r⁻7 + 1 यानी -1/r, मतलब m² भी है समथिंग, और एक कांस्टेंट मान लीजिए c डैश, और इसका जो इंटीग्रेशन आता है r⁴ के बराबर होगा, मतलब ये जो है वर्क डन जो है प्रोपोर्शनल होता है m²/r⁴ के, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो है सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इस पूरे पैसेज का पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ए करेक्ट ऑप्शन है, और जो दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं,
दूसरा एक पैसेज यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में, ये काफी आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें देखिए एक thermally insulating cylinder has a thermally insulating and frictionless movable portion in the middle। यहाँ पर ये इंसुलेटिंग है, ये हीट कंडक्ट नहीं करेगा इधर से उधर, लेकिन मूवेबल, कोई भी किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं। वन ईच साइड ऑफ द पार्टीशन देयर इज अ 1 मोल, इधर एक 1 मोल गैस है, इधर भी 1 मोल गैस है, और शुरुआत में इधर का टेंपरेचर T0 है, वॉल्यूम V0 है, इसका भी टेंपरेचर T0 वॉल्यूम V0 है। इसमें जो गैस रखी गई है उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv की जो वैल्यू है 2R बोला गया है, और इस साइड आ जाए वॉल्यूम V0। तो इसको ना एक हीटर लगा के इसमें से कांस्टेंट बहुत धीरे से कुछ पावर सप्लाई किया गया, इस पावर के जरिए इसको टोटल क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन। अब एज अ रिजल्ट द पार्टीशंस ये जो है ये धीरे धीरे मूव करने लगा, बट हीट कंडक्ट नहीं करेगा, स्लोली टुवर्ड्स द राइट, रेड्यूसिंग इसका वॉल्यूम V0/2 हो गया, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 3V0/2 होना चाहिए। और लेफ्ट साइड का जो टेंपरेचर है T0 से TL को बढ़ गया, और इधर का टेंपरेचर TR को बराबर हो गया रेस्पेक्टिवली। इग्नोर द चेंजेस इन द टेंपरेचर ऑफ द सिलेंडर एंड हीटर, ये सिलेंडर एंड का कोई टेंपरेचर बदला नहीं। तो पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ TR/T0 राइट साइड, यानी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, इसका टेंपरेचर और शुरुआत वाले टेंपरेचर का रेशियो चाहिए। हम एक देख सकते हैं ये जो गैस है इसको ये कंप्रेस हुई है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वी कैन अज्यूम दिस प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया है। अब एडियाबैटिकली जब गैस कोई कंप्रेस करती है तो उसके वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशन होता है वो कुछ वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशन आता है वो कैसे होता है, एडियाबैटिकली अगर कोई गैस कंप्रेस करती है तो वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशन होता है वो कुछ T into V का पावर गामा-1, इट शुड बी कांस्टेंट। शुरुआत में क्या है, इसका टेंपरेचर है T0, वॉल्यूम है V0, और इसका स्पेसिफिक हीट है 2R, और जनरली स्पेसिफिक हीट होता है R/गामा-, तो इससे गामा की वैल्यू आ जाती है 3/2। इस गैस में मोनोटॉमिक गैस है क्लियरली, तो गामा-1 शुड बी इक्वल टू फाइनल टेंपरेचर इसका मान लो TR हो गया, और वॉल्यूम हो गया उसका V0/2 का पावर गामा-1, और गामा की वैल्यू अगर आप 3/2 डालते हो तो आई थिंक इसका जो आंसर आना चाहिए वो कुछ होना चाहिए, TR/T0 की जो वैल्यू है वो कुछ √2 के बराबर है, TR/T0 की वैल्यू जो है √2 के बराबर है। अभी हमको देखना है Q0 की वैल्यू क्या होगी। ये पहला ऑप्शन क्या है, TR/T0 की वैल्यू √2। तो दूसरा ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ Q/RT0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q/RT0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये भी हमको अभी थोड़ा सा चेक करना। तो इसे कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डू दिस। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने पूरा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया है, तो इसका टेंपरेचर कितना बढ़ा है ये भी चेक करना पड़ेगा हमको। इसका टेंपरेचर क्या होगा, इसका टेंपरेचर पता करने के लिए ना दोनों तरफ से ये तो मूवेबल है, फ्रीली मूव करता है, इधर और इधर का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं तो इधर का प्रेशर P है, वॉल्यूम इसका V0 3/2, क्योंकि इसका 3V0/2 इज इक्वल n की वैल्यू 1 है, r इधर का टेंपरेचर है TLF, इसका टेंपरेचर TLF, और इधर का क्या हो गया P into V0/2, इधर का प्रेशर वही है, V0/2 वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, r, और इधर का टेंपरेचर TR। तो अगर मैं इधर का टेंपरेचर निकालने की कोशिश करूं तो वो कुछ आता है TL/TR should be equal to 3, TL/TR should be equal to 3 आ रहा है, इसमें से 3 आ रहा है, राइट। तो TL की वैल्यू आती है हमारी 3 into TR, बट TR की वैल्यू आनी चाहिए 3√2 into T0। ओके, तो अभी इसको जो हीट एनर्जी गिवन है वो Q इज इक्वल, इसका हीट एनर्जी बढ़ाने में, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गई, इसका इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ा, नंबर ऑफ मोल 1 है, CV into डेल्टा T, इसका TL minus T0, और इसके ऊपर वर्क करने भी गया, इसके ऊपर इसके अगेंस्ट में वर्क भी कर दिया, वर्क कितना होगा इसका
NCV/dt, नंबर ऑफ मोल NCV, CV मतलब अगेन CV, DT मतलब इसका फाइनल टेम्परेचर, PR हो गया और इनिशियल हो गया T नॉट। PR और TL की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं और PR T नॉट की वैल्यू इधर डाल लेते हैं तो इट कम्स टू बी समथिंग 4 into 2√2 minus 1 comes to something like this। अगर TL की वैल्यू ये डालते हैं और PR की जगह पर √2 into T नॉट डाल इसमें अगर पुट करते हैं, दिस इज अबाउट थर्मोडायनामिक पहला नियम लगाया हमने, हीट गिवन इज इक्वल इसकी इंटरनल इंक्रीमेंट प्लस वर्क डन अगेंस्ट दिस, और ये इसको इतना V नॉट से V नॉट बाय 2 कंप्रेस करने में इतना वर्क करना पड़ेगा। हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या रहता है, NCV/dt, dt मतलब फाइनल टेंपरेचर बनेगी इनिशियल इनटू n मतलब 1 है, CV मतलब 2R, इसमें पुट करेंगे दस विल बी द आंसर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है पहले क्वेश्चन का, और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। So now let's move towards some other sections of the last section of the second paper, that is question number 17। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। In order to measure the internal resistance R1, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इसे मेजर करना है, इसके लिए इसका EMF E है, और एक मीटर ब्रिज मतलब एक ऐसा एक लंबा वायर जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, मीटर बोला है, वह इसका रेजिस्टेंस है R0, इसका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस R0 है जिसकी वैल्यू 50 है, और इधर एक और एक रेजिस्टेंस लगाया R0/2, अनदर सेल ऑफ यहाँ पर और एक सेल लगाया है जिसका रेजिस्टेंस E/2, एंड गैल्वेनोमीटर G भी लगा दिया एज शोन इन द फिगर। इफ द नल पॉइंट इज फाउंड एट यहाँ से 72 सेंटीमीटर के पास अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो इसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए R1 चाहिए। तो ये भी काफी आसान सवाल है। तो जब यहाँ पर नल पॉइंट मिल रहा होगा, यहाँ पर जब नल पॉइंट मिल रहा होगा तो इसमें से करंट जा रहा होगा ऐसे, और ये करंट कितना होना चाहिए, करंट जो होगा वो होगा टोटल EMF E, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R0 और इसका पूरे R0/2 और इसका R0, यानी 3R0/2 होना चाहिए ये रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल होना चाहिए 0 माइनस मतलब E माइनस I इंटू R1 यहाँ का पोटेंशियल, और फिर यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, 72 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर R0 है तो 70 का क्या होगा, R0 यूनिट का क्या होगा 100, R0/100 इंटू 72 का है तो इंटू 72 कर दो, और इसका R0 की वैल्यू है 50, यानी ये 1/2 इंटू 72 यानी ये होगा 36, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 36 है, यानी 36 इंटू I, राइट, और वो यहाँ का पोटेंशियल के बराबर है। ये सब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यहाँ का 0 है तो यहाँ का E/2 होना चाहिए, इसमें तो करंट नहीं जा रहा है इसलिए गैल्वेनोमीटर की तरह वाला भी E/2 ही होना चाहिए। सो इस ये वाला इक्वेशन एक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से R1 की जो वैल्यू आती है वो कुछ 3 ओम के बराबर है। तो काफी आसान सवाल था, ये देखिए गैल्वेनोमीटर ये मीटर ब्रिज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा इंटीजर टाइप का जो सवाल है इसका, ये भी काफी आसान सवाल है। The distance between the stars, two stars of masses 3 ms and 6 ms, दो स्टार्स है, एक का मास है 3 ms, दूसरे का मास है 6 ms, और इनके बीच में की जो दूरी है 9r। ये r is the mean distance between the centers of the earth and the sun। और हम तो जानते हैं सन के अबाउट में अर्थ अगर घूम रही है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो समथिंग r³ 1/2 into r³ by something gms रहता है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, उनके कॉमन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है 9r है, मतलब ये डिस्टेंस होगा 6r और ये डिस्टेंस होगा 3r। अगर हम सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी यूज करते हैं m1r1 इज इक्वल टू m2r2 तो हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टेंस, ये 3r होगा ये 6r होगा। तो अभी इसको घूमने के लिए जो हमें चाहिए, इनका जो सेंटर मास का अबाउट में इसका जो टाइम पीरियड है वो n/t है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब इसको इनको दोनों को भी घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो कितना होगा
GM into 3ms into 6ms by 9 r square, यानी 81 into r square. It will provide centripetal either any of the, मतलब each of them. तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, m, इसका मास है 6ms और उसका ओमेगा स्क्वायर इनटू r, r कितना है इसका 3r, तो ये 6 into 3, ये 6 into 3 भी गया, तो इसमें ओमेगा की वैल्यू जो बन रही है, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो कुछ 1 ms भी गया, तो क्या बनना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी g into ms by 81 into r square, और ओमेगा की वैल्यू जो बनेगी वो है कुछ 1/9, वो होगी gms, और एक r भी तो बच रहा है इधर, वो r क्यूब कर देगा इसको gms बाय, तो अभी जो नया टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई इंटू ओमेगा का मतलब 9, मतलब ऊपर आएगा r क्यूब, नीचे आएगा gms और इधर भी 9 आएगा, तो t डैश की जो वैल्यू आएगी समथिंग 9 इंटू पुराना वाला t, तो इधर n इंटू टी बोला, इसका टाइम करो, t मतलब अर्थ का टाइम पीरियड सन के अवर में जो कि ये होता है, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है आपकी 9 के बराबर, इसका जो आंसर है वो 9। तो चलिए आज का इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन जो है इसके तरफ हम देखते हैं, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर है, काफी आसान सवाल है। तो in a photo emission experiment, the maximum kinetic energy of the photoelectrons from metals PQ are EP, EQ, ER, respectively. Kinetic energy से EP, EQ, ER related by, और EP, EQ, EP इनके बीच में का जो रिलेशन है, EP is equal to EQ और 2 into ER. In this experiment, the same source of monochromatic light is used for metals P and Q. मतलब P और Q के लिए जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी सेम मान लेते हैं, उस एनर्जी को हम समथिंग E1 मान लेते हैं, तो E1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उसका वर्क फंक्शन भी गिवन है, P के लिए और Q के लिए एनर्जी सेम है, और वर्क फंक्शन क्या है P के लिए 4, और काइनेटिक एनर्जी है EP, और दूसरे Q के लिए टोटल वो जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वो वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, तो एनर्जी भी वही होगी, लेकिन इसका वर्क फंक्शन है 4.5 और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है EQ, और अंत में दूसरे R के लिए जो एनर्जी यूज की गई, जो फोटॉन यूज किया गया, उसकी जो एनर्जी है समथिंग अलग है, E2 मानते हैं उसकी जो एनर्जी है, बट इट शुड बी अगेन इक्वल टू वर्क फंक्शन 5.5 प्लस इट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी जो कि ER। अगर हम इन दोनों में से EP के जगह पे अगर मैं यहाँ पर 2EQ डालता हूँ पहले वाली इक्वेशन में, E1 इज इक्वल 4 प्लस इधर 2EQ डालता हूँ, और इधर E1 के जगह पे हम लिखता हूँ 4.5 प्लस EQ, तो क्या होना चाहिए, इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर देता हूँ तो इट्स कम्स टू बी 4.5 ये -4 इज इक्वल टू EQ, तो EQ जो होगी 0.5 जो भी यूनिट दिए होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट EQ, तो EQ मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q इज व्हाट ये, और EQ 2EQ इज इक्वल टू ER है, तो ER में कितना होना चाहिए, वही होना चाहिए जो EP है, जो EQ है, और कितना है वो 0.5, और EP की वैल्यू डबल है, मतलब डबल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ EP डबल है मतलब इसका डबल, ER का डबल, ER का डबल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हमको चाहिए क्या, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर R मतलब लास्ट वाला, यानी E2 चाहिए हमको, तो E2 इज इक्वल 5.5 प्लस ER की वैल्यू है 0.5, यानी इट कम्स टू बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कुछ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। इस तरह से हमने काफी आसान और सटीक तरीकों से पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल एनालिसिस हमने किया है। आई होप सब इसके थ्रू जाए, और हो सकता है थोड़े से मैंने कैलकुलेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ वैल्यूज को, कुछ स्टेप्स को मैंने डायरेक्टली डाला है, तो आप अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आने वाले समय में आप भी जो भी एडवांस देगा इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी, और बहुत बढ़िया
प्रिपरेशन आपका करना होगा, क्योंकि एडवांस का पेपर मेंस और नीट के कंपैरिजन में काफ़ी अलग होता है। इसके लिए एक अलग अप्रोच होना चाहिए, कंसेप्चुअल आपकी डेप्थ अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम आपका कोरिलेशंस किसी भी टॉपिक को किसी भी टॉपिक से कनेक्ट करने का एक हुनर आपके अंदर होना चाहिए, और मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कंसेप्ट की क्लैरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सब अगर चीज़ों का मिश्रण सही तरीके से आपके पास हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी भी किसी भी तरह का कोई एडवांस का पेपर आए आपके लिए कोई तकलीफ वाली बात। थैंक यू, फिर मिलते हैं